कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक एक खिचड़ी सी बन गई है। ऑफिस का टेंशन घर आ जाता है, घर की परेशानियां काम पर असर डालती हैं, और इस सब के बीच हम खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। बिल्कुल। सब कुछ एक दूसरे में इतना उलझ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म। हाँ, वही। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वे जीवन को देखने का एक बहुत ही, मैं कहूँगा, साफ सुथरा नजरिया पेश करते हैं। हाँ, एक फ्रेमवर्क है। हाँ, एक फ्रेमवर्क, जिसे वो पीपीपी फ्रेमवर्क कहते हैं। यानी पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक लाइफ। निजी, पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन। आज की हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये तीन दुनियाएं क्या हैं, इन्हें अलग रखना क्यों जरूरी है, और अगर ऐसा हो पाए तो जिंदगी कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। तो चलिए इस आइडिया की गहराई में उतरते हैं। इन स्रोतों की सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर तनाव की जड़ ये नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें हैं, बल्कि ये है कि हमने इन तीन हिस्सों को आपस में मिला दिया है। एग्जैक्टली। इन दस्तावेजों में राज नाम के एक मैनेजर की कहानी है जो मुझे लगता है हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। राज का ऑफिस में दिन बहुत खराब गुजरता है। एक बड़ा क्लाइंट उस पर बुरी तरह चिल्लाता है। अच्छा। वो बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर घर लौटता है। दरवाजा खुलते ही उसके बच्चे दौड़कर आते हैं होमवर्क में मदद मांगने, और राज उन पर ही बरस पड़ता है। हाँ, ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना? यहां हुआ क्या? ऑफिस का तनाव जो उसके सार्वजनिक जीवन का हिस्सा था, वो उसके पारिवारिक जीवन में घुस आया, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। सही बात है। ये पीपीपी फ्रेमवर्क इसी गड़बड़ी को ठीक करने का एक तरीका है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी तीन अलग अलग खेल के मैदानों की तरह है, और हर मैदान के नियम अलग हैं। बिल्कुल। पहला है निजी जीवन, पर्सनल लाइफ। ये मैदान सिर्फ आपका है। यहाँ आप अपने लिए खेलते हैं, आपकी सेहत, आपकी ग्रोथ, आपकी मानसिक शांति। तो यहाँ के नियम भी अपने होंगे? हाँ, यहाँ आपके अपने उसूल और मूल्य ही नियम हैं। ठीक है। दूसरा मैदान है पारिवारिक जीवन, प्राइवेट लाइफ। यहाँ आप टीम में खेलते हैं, परिवार, जीवन साथी, करीबी दोस्त। यहाँ खेल का नियम नैतिकता, भरोसा और आपसी समझ है। और तीसरा मैदान है सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ। ये एक प्रोफेशनल लीग की तरह है। आपकी नौकरी, समाज में आपकी भूमिका, जहां नियम पहले से तय हैं। हाँ, यहाँ खेल कानून और तयशुदा नियमों के हिसाब से चलता है। वाह! मतलब समस्या ये है कि हम एक मैदान के नियम दूसरे मैदान में इस्तेमाल करने लगते हैं, ऑफिस के कानून घर में, और घर की भावनाएं ऑफिस में, और इसी से कंफ्यूजन पैदा होता है। बिल्कुल। भगवद गीता में अर्जुन की दुविधा का जिक्र मिलता है, जो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। कुरुक्षेत्र का मैदान उसका सार्वजनिक जीवन था, जहां उसका कर्तव्य एक योद्धा के तौर पर लड़ना था, लेकिन वो वहां अपने पारिवारिक जीवन की भावनाएं और रिश्ते ले आया कि सामने खड़े लोग मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं। हाँ, उसका सार्वजनिक कर्तव्य और पारिवारिक भावनाएं आपस में टकरा गईं और वो दुविधा में पड़ गया। ये फ्रेमवर्क हमें इसी तरह की दुविधा से बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये तो एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत है। तो अगर हमें इस खिचड़ी को सुलझाना है तो शुरुआत कहाँ से करें? नींव से? निजी जीवन से। हाँ, निजी जीवन से। स्रोत कहते हैं कि ये वो हिस्सा है जिसे सिर्फ कोई इंसान खुद जी सकता है। कोई और आपके लिए सांस नहीं ले सकता, आपके बदले सो नहीं सकता। एकदम सही। ये तो घर की नींव जैसा है। हाँ। अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर आप कितनी भी सुंदर इमारत बना लें, वो ढह जाएगी। बिल्कुल। इन स्रोतों में निजी जीवन के 5 स्तंभ बताए गए हैं। हाँ। जिन पर ये पूरी इमारत टिकी है। 5 स्तंभ। हाँ। पहला है शरीर, यानी आपका स्वास्थ्य। दूसरा बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी स्किल्स। तीसरा जरूर पैसा होगा। हाँ। तीसरा है वित्त, आपकी आर्थिक सुरक्षा। हाँ। चौथा आध्यात्मिकता, और 5वां भावनाएं, जो असल में हमारे फैसले लेने की सबसे बड़ी ताकत है। एक मिनट, यहाँ जो 5 स्तंभ बताए गए हैं, शरीर, बुद्धि, वित्त, आध्यात्मिकता और भावनाएं, इनमें से आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी बाकी सबसे थोड़ी अलग नहीं लगती? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसका मतलब पूजा पाठ से है या कुछ और? नहीं, और यही कंफ्यूजन होता है। स्रोतों के मुताबिक यहाँ आध्यात्मिकता का मतलब किसी धार्मिक रीति रिवाज से नहीं, बल्कि आपके नजरिए से है। नजरिए से? मतलब आप दुनिया को, खुद को और दूसरों को किस तरह देखते हैं? क्या मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखने की क्षमता है?
क्या किसी बड़े मकसद से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये वो चीज़ है जो सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए ताकत देती है। समझ गया। ये तो एक बहुत ही गहरी बात है। और इन स्तंभों में से किसी एक को भी नजरअंदाज करने का नतीजा क्या हो सकता है? इसके लिए रीना नाम की एक युवा प्रोफेशनल की कहानी दी गई है। वो अपने काम में इतनी डूबी हुई है, जिसे आजकल हसल कल्चर कहते हैं, हाँ। कि अपनी सेहत को पूरी तरह भूल जाती है। कम सोना, ठीक से न खाना, और फिर एक दिन वो एक जरूरी मीटिंग के बीच में ही बेहोश हो जाती है। ये कहानी दिखाती है कि सफलता की दौड़ में हम अक्सर सबसे जरूरी स्तंभ यानी अपने शरीर को ही भूल जाते हैं। सही बात है। एक और दिलचस्प उदाहरण एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंजीनियर का है। वो कमाता बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे मैनेज नहीं कर पाता होगा। बिल्कुल, जितनी तनख्वाह आती है सब उड़ा देता है। जब अचानक परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। तो यहाँ उसकी बुद्धि और वित्त के स्तंभ में संतुलन नहीं था। हाँ, संदेश साफ है। आप किसी एक स्तंभ में कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर दूसरा कमजोर है तो जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। तो अपने निजी जीवन को संभालना तो ठीक है, ये काफी हद तक हमारे अपने कंट्रोल में है। लेकिन असली मुश्किल तो तब आती है जब दूसरे लोग पिक्चर में आते हैं। जैसे परिवार। हाँ, परिवार, जहां किसी का कोई कंट्रोल नहीं चलता। ये फ्रेमवर्क उस उलझन को कैसे सुलझाता है? हाँ, और पारिवारिक जीवन शायद सबसे जटिल क्षेत्र है। स्रोत कहते हैं कि यहाँ दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अच्छा। पहली, सीमित विकल्प। आप अपने माता पिता, भाई बहन या बच्चे नहीं चुन सकते। ये रिश्ते आपको मिले हैं और इन्हें आपको निभाना है। ये तो है। और दूसरी चुनौती है लगातार बदलाव। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, लोगों की सोच और उम्मीदें सब बदलती रहती हैं। और इसी वजह से टकराव भी होते हैं, जैसे वो पिता और बेटे की कहानी जो इन दस्तावेजों में है। पिता ने सालों की मेहनत से एक बिजनेस खड़ा किया है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा उसे आगे बढ़ाए, लेकिन बेटे को संगीत में दिलचस्पी है। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। हाँ, ये तो हर दूसरे घर की कहानी लगती है, जहां व्यक्तिगत सपने और पारिवारिक उम्मीदें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल। ऐसे संघर्षों को सुलझाने के लिए ये रिसर्च कुछ बहुत ही व्यावहारिक तरीके सुझाती है। जैसे कि? पहला है, खुले तौर पर बात करें, मन में कुछ भी मानकर न बैठे। दूसरा, सीमाएं तय करें। परिवार का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई व्यक्तिगत स्पेस नहीं है। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, सहानुभूति को प्राथमिकता दें। भले ही आप दूसरे की बात से सहमत न हो, लेकिन उनके नजरिए को समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, रिश्तों में हिसाब किताब न रखें। हाँ, कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। ये तो सौदा हो गया। हाँ, ये कोई सौदा नहीं है। और सबसे जरूरी सलाह है, आरोप लगाने के बजाय अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इसका कोई उदाहरण? जैसे, तुम हमेशा लेट आते हो कहने के बजाय ये कहना ज्यादा असरदार है कि जब तुम बिना बताए लेट आते हो तो मुझे तुम्हारी चिंता होती है। वाह, ये आखिरी वाला पॉइंट तो कमाल का है। इससे सामने वाला डिफेंसिव होने के बजाय आपकी बात को समझता है। सही बात है। तुमसे शुरू होने वाले वाक्य अक्सर लड़ाई शुरू करते हैं और मैं से शुरू होने वाले वाक्य बातचीत। बिल्कुल। पारिवारिक जीवन में कानून तो होता नहीं, तो क्या नैतिकता ही वो गोंद है जो सबको जोड़े रखती है? बिल्कुल। अगर कोई अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करेगा तो कोई पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे परिवार भावनात्मक रूप से दूर हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी तो शायद कोई साथ खड़ा ना हो। पारिवारिक जीवन विश्वास और आपसी जिम्मेदारी पर चलता है, कानून पर नहीं। तो हमने निजी जीवन की बात की जो हमारे उसूलों पर चलता है, और पारिवारिक जीवन की जो नैतिकता और भावनाओं पर। अब हम तीसरे और आखिरी क्षेत्र में कदम रखते हैं, सार्वजनिक जीवन। और यहाँ तो नियम पूरी तरह बदल जाते हैं, है ना? हाँ, यहाँ ना आपके उसूल काम आते हैं, ना आपकी भावनाएं। सही कहा। सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी पसंद नापसंद को परे रखकर फैसले लें। यहाँ आपकी भूमिका आपसे बड़ी हो जाती है। जैसे? स्रोत में एक वकील का बहुत सटीक उदाहरण है। मान लीजिए वो व्यक्तिगत रूप से हिंसा से सख्त नफरत करता है, लेकिन एक वकील के तौर पर उसे एक ऐसे व्यक्ति का बचाव करना पड़ता है जिस पर हत्या का आरोप है। क्यों? क्योंकि कानूनन हर आरोपी को बचाव का हक है और उस वकील का पेशेवर कर्तव्य है कि वो कानूनी प्रक्रिया को बनाए रखे, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को उस पर हावी ना होने दे। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल जिंदगी में करना कितना मुश्किल होगा, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को पूरी तरह स्विच ऑफ कर देना। बहुत मुश्किल। एक सैनिक का उदाहरण सोचिए।
हो सकता है उसे युद्ध से नफरत हो, वो शांतिप्रिय इंसान हो, हाँ। लेकिन सीमा पर उसका कर्तव्य देश की रक्षा करना है। अगर वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर फैसला लेने लगे तो न सिर्फ उसकी अपनी जान बल्कि पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो सार्वजनिक जीवन में भूमिका ही पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो इस मुश्किल क्षेत्र में सही तरीके से काम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या स्रोतों में इसके लिए भी कोई गाइडलाइन है? हाँ, कुछ बहुत ही स्पष्ट सुझाव दिए गए हैं। पहला, अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को बिल्कुल साफ साफ समझें। ठीक है। दूसरा, फैसलों से अपनी भावनाओं को अलग रखें। हाँ। तीसरा, कानून और संगठन के नियमों का सख्ती से पालन करें, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। चौथा, ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी बनाए रखें। और आखिर में हमेशा बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें, मेरे इस काम का, मेरे इस फैसले का समाज पर क्या असर होगा। तो यहाँ लक्ष्य व्यक्तिगत खुशी नहीं है बल्कि अपना कर्तव्य निभाना और समाज में योगदान देना है। बिल्कुल। सार्वजनिक जीवन में संतुष्टि व्यक्तिगत लाभ से नहीं बल्कि यह जानने से मिलती है कि एक बड़े सिस्टम को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो हमने जिंदगी को इन 3 साफ सुथरे हिस्सों में बांट दिया, निजी, पारिवारिक और सार्वजनिक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इस पूरे फ्रेमवर्क का अंतिम लक्ष्य क्या है? हाँ, क्या सिर्फ एक तनाव मुक्त व्यवस्थित जीवन? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोतों के अनुसार अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुशी, हैप्पीनेस नहीं बल्कि संतुष्टि, फुलफिलमेंट है। खुशी और संतुष्टि, इनमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे खुशी कहते हैं वो असल में बस एक मोमेंट्री हाई है, जैसे अच्छी कॉफी पी ली या कोई कॉमेडी फिल्म देख ली। बिल्कुल, आप एकदम सही समझें। स्रोत कहते हैं कि खुशी अक्सर बाहर की चीजों से मिलती है और वो आती जाती रहती है, आज है कल नहीं। और संतुष्टि? लेकिन संतुष्टि अंदर से आती है। ये तब मिलती है जब कोई मुश्किल काम किया जाता है जो किसी के लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा। इन दस्तावेजों में एक पिता का बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है। उसका बच्चा बीमार है और वो उसकी देखभाल के लिए लगातार 3 रात जागता है। वो थका हुआ है, उसकी आंखें जल रही हैं, वो चिड़चिड़ा हो चुका है। उससे अगर कोई पूछे कि क्या वो खुश है तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या उसे अपनी जिंदगी सार्थक लग रही है तो जवाब होगा हाँ, उसे एक गहरी संतुष्टि महसूस हो रही है क्योंकि वो एक पिता के रूप में अपना सबसे जरूरी कर्तव्य निभा रहा है। वाह, ये पिता वाला उदाहरण तो दिमाग में बैठ गया। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर पल खुश रहना चाहिए, लेकिन शायद असली चीज संतुष्टि है। और वो आराम में नहीं मिलती। हाँ, वो जिम्मेदारी निभाने और मुश्किलों का सामना करने में मिलती है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। यही इस फ्रेमवर्क का सार है। एक डॉक्टर जो 20 घंटे लंबी सर्जरी करता है या एक जज जो एक बहुत ही मुश्किल केस में फैसला सुनाता है, वे उस पल में खुश नहीं होते। वे तो बेहद तनाव में होते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें संतुष्टि मिलती है क्योंकि वे जानते हैं कि उनका काम किसी की जान बचा रहा है या समाज को न्याय दिला रहा है। पीपीपी फ्रेमवर्क हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने में मदद करता है ताकि हम ऐसी ही गहरी संतुष्टि की ओर बढ़ सकें। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात समझ में आई वो ये है कि जीवन में स्पष्टता लाने के लिए सीमाओं का होना बहुत जरूरी है। पीपीपी फ्रेमवर्क हमें वही सीमाएं बनाना सिखाता है, अपने निजी जीवन में अपने उसूलों पर टिके रहना, अपने पारिवारिक जीवन में नैतिकता और सहानुभूति को सबसे ऊपर रखना, और अपने सार्वजनिक जीवन में कर्तव्य और कानून का सम्मान करना। जब ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे में दखल देना बंद कर देते हैं तभी असली शांति और सार्थकता मिलती है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। स्रोतों में इस फ्रेमवर्क को असल जिंदगी में लागू करने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान भी दिया गया है। अच्छा। हाँ, जिसमें अपनी दिन भर की गतिविधियों को इन 3 श्रेणियों में बांटना और फिर ये देखना कि कहाँ सीमाएं धुंधली हो रही हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल टूल है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है जिस पर वे सोच सकते हैं। आज अपनी जिंदगी के इन 3 श्रेणियों, निजी, पारिवारिक और सार्वजनिक में से किस एक जगह पर एक छोटी सी सीमा तय करने से सबसे ज्यादा शांति और स्पष्टता मिल सकती है?